क्या बात है गाइस, क्या बात है। बहुत बढ़िया है भाई। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट, एन्युटी सब कुछ खत्म कर दिया और आज बारी है एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। हाँ जी, यस सरकार, आज हमें खत्म करना है एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। यस सर, आओ ठाकुर आओ। कितने आदमी थे। ठीक है, चलिए सरकार शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। आज हम शुरू करने वाले हैं 7 प्रकार के एप्लीकेशन है। लीजिंग, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परपेचुटी, बस परपेचुटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, CAGR एंड बॉन्ड्स। ये सब आज हमें खत्म करना है। इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम आज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। एंड नेक्स्ट सेशन यानी लास्ट सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एन्युटी के कुछ, और फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त। यस सरकार। हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किनशिप इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेसिफिक सेशन के अंदर। सरकार, हम हैं लीजिंग के अंदर। हाँ जी सरकार, देखो हमें एप्लीकेशंस के अंदर। हाँ जी सरकार, पहले समझते हैं एप्लीकेशंस क्यों आया। यार देखो क्या हुआ ना, मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक। तो एन्युटी हमने पढ़ा। हाँ सर, अरे पढ़ा एन्युटी पढ़ा हमने। तो एन्युटी पढ़ने के बाद हमने पढ़ा एन्युटी दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्यूचर वैल्यू, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी सरकार, एक होता है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था। मगर फिर एक सवाल आया कि यार बहुत सारे दूसरे टाइप भी तो होते हैं। टाइप मतलब अब जैसे फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी तो होंगे। अब माल कोई लीज पे ले रहा है तो नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक सवाल है। फिर हमने बात करी कि सर अगर हम कोई चीज खरीद रहे तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें कुछ में एन्युटी लगेगा, कुछ में नहीं भी लगेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, करें शुरू। हाँ जी सरकार, सबसे पहले एप्लीकेशंस की तरफ, एंड दैट इज आवर फेवरेट लीजिंग। सबसे पहला सवाल होता है सर लीजिंग का मतलब क्या होता है। देखो लीजिंग का मतलब होता है रेंट। अबे गधों को पहाड़ थोड़ा ना तोड़ना तुम लोगों को। तुमको क्या लग रहा था बे कोई बहुत बड़ी बात है क्या बे? नहीं बे, ये तो आसान है रे बबुआ, आसान है। लीजिंग मतलब हम रेंट पे ले या ना ले, दे या ना दे। अब क्वेश्चन समझने से पहले 2 मिनट कंसेप्ट समझते हैं। यहां पर 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है लीजर और एक होता है लीजी। एक होता है लीजर, एक होता है लीजी। अच्छा, लीजर मतलब देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। और लीजी मतलब लेने वाला जब भी लेता लेता मुंह फाड़ के। समझ रहे हो? हाँ जी सरकार। अरे इधर का अभी रहना ना बोले। तो लीजर का मतलब क्या हो गया? लीजर का मतलब हो गया देने वाला, और लीजी का मतलब क्या हो गया? लेने वाला। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको बहुत ही शांति से। अगर आप एक लीजर हो, यानी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना कंप्यूटर को रेंट पे, आपको पता है कंप्यूटर्स भी रेंट पे जाते हैं। अब बहुत बड़ा बिजनेस है ये, है ना। ये जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये लोग खरीदते नहीं है लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, ये सब रेंट पे चला रहे हैं। ये अलग दुनिया है बेटा, ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया है रेंट की। अब आज एक बहुत सोच के देखो, सारे के सारे जो ये लोग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या फिर लोग हैं, क्या ये सब लोग हमेशा लैपटॉप्स और कंप्यूटर रेंट पे लेते? हाँ। कोई भी व्यक्ति रेंट पे सामान क्यों लेगा? कोई भी व्यक्ति सामान रेंट पे क्यों लेगा? क्योंकि उसे खरीदने से सस्ता पड़ना है। समझ रहे हो क्या? हाँ, मतलब अगर मैं एक चीज खरीदने जाता हूं, मान लो ये आईपैड, ठीक है, अगर मैं एक चीज खरीदने जाता हूं, मान लो ये आईपैड। अब ये आईपैड है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब मान लो इसको इसकी जगह मैं रेंट पे ले सकता था 20,000 रुपए का। अब इसकी लाइफ है मान लो 7 साल। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर मैं देखूंगा, मैं पता है क्या देखूंगा, अगर मैं लेने वाला हूं, अगर मैं लीजी हूं, अगर मैं लेने वाला हूं, अगर मैं लीजी हूं, तो बाबा मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि मुझे 1 लाख से सस्ता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मान लो अगर कोई चीज मैं रेंट पे ले रहा हूं,
अब रेंट पे लेने से सस्ती मुझे खरीदना पड़ रही है। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल है, हमारे देश में आपको पता है तो महिंद्रा ना 5-5 4-4 3 साल के लिए भी गाड़ियां लीज पे देता है। लोग नहीं खरीद रहे, क्यों? क्योंकि वो सही मेथड नहीं, वहां पर हमें एक्चुअली में फायदा नहीं हो रहा है ये सरकार। तो इन शॉर्ट अगर समझेंगे का मतलब क्या हो गया, लीजिंग का मतलब हो गया मुझे फायदा होना चाहिए, मतलब मुझे सस्ती पड़नी चाहिए। अरे बबुआ, ये तो तुमने कंज्यूमर साइड पे देख लिया, मतलबियो क्या तुम प्रोड्यूसर साइड पे भी हो सकते हो? क्या तुम ट्रेडर साइड पे भी हो सकते हो? मतलब क्या आप लीज पे देने वाले भी हो सकते हो? हाँ, मतलब आप लीजर भी हो सकते हो। कौन हो सकते हो? लीजर भी हो सकते हो। हाँ जी सरकार, हम लीजर भी हो सकते हैं। सर क्या देखेगा? सर ये चाहेगा, जो रेंट पे दे रहा है वो ये चाहेगा मैं 1 लाख रुपए खरीदूं और उसे रेंट पे चढ़ा के ज्यादा पैसा कमाऊं। यही तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस ये है कि लोग जो हैं वो एक तरीके से असेट्स को जैसे ओला होती है, और सिंपल समझो, ओला पे होता है ना, तो ओला पे बहुत सारी गाड़ियां चलती है ना, तो पता है लोग क्या करते हैं? लोग ना कार खरीदते हैं और कार ड्राइवर्स को रेंट पे दे देते हैं। तो अब समझो, कार ड्राइवर चाहता है कि मुझे सस्ता पड़े और रेंट पे देने वाला चाहता है कि मुझे महंगा पड़े। अब ये डील दोनों में से किसी एक के लिए ही बेनिफिशियल होती है मैक्सिमम, लेकिन पार्टी है। अरे भैया, ड्राइवर इसलिए रेंट पे ले रहा है क्योंकि उसके पास खरीदने के पैसे नहीं है। ठीक है, ड्राइवर इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास खरीदने के पैसे नहीं है और खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही है। वरना सस्ता महंगा तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ना, वरना वो शायद डिसीजन कुछ और लेता, पर वो बेचारा सस्ता और महंगा डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करें सॉल्व। हाँ जी सर। तो एप्लीकेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लीजिंग, लीजिंग बोले तो रेंट, इसमें दो चीज होती है, लीजर यानी देने वाला, लीजिंग यानी लेने वाला। अब एक क्वेश्चन करें। हाँ जी सरकार। हरी वॉन्ट्स टू लीज आउट, मतलब कौन है? हरी इज अ लीजर, हरी इज अ लीजर, हरी इज अ लीजर, हरी इज अ लीजर out a machine costing 2 lakh rupees. Life of machine is 5 year and rate of interest is 8%. If he received 50,000 rupees every year as installment, this installment, is this agreement is favorable to Hari? मतलब को सॉल्व मत करो, 2 लाख रुपए की असेट्स है। हाँ जी सरकार, क्या हरी को फायदा होगा ये असेट्स देने का? सर मतलब हरी अगर लीजर है, वो चाहेगा कि मैं 2 लाख से, भाई हरी तो लीजर है, हरी का फायदा क्या है? हरी का फायदा ये है कि अगर 2 लाख रुपए की वो 2 लाख से महंगे में रेंट पे देगा तब उसका फायदा है। देने वाले का फायदा तब है जब उसको 2 लाख से कम। ठीक है, सॉल्व करें। हाँ सर, सॉल्व कैसे करेंगे तो आपने बताया नहीं। अब एक दो 50,000 रुपए 5 साल तक मिलेगा 8% पे। हाँ, वैल्यू निकाल लो और चेक कर लो 2 लाख रुपए जितनी हो रही कि नहीं हो रही है। तुम तो गाधे हो। 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 5 साल बोला है तो 7 तक जाएंगे, जीढ़ी दबाएंगे इंटू 50,000 दबाएंगे। तो भैया जी कैलकुलेटर को बुलाएंगे, 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 7 बार तक जाएंगे। अरे एक सेकंड, 1.08 7 बार तक जाएंगे। 7 बार तक जाने में 0.68058 हो रहा है। जीडी जिसके पास जीएफ और जीटी दोनों नहीं है वो -1 डिवाइड बाय आई खोलेंगे इंटू 50,000। सर 1,99,635.5। सर असेट्स कितने की है? 2 लाख रुपए की। अगर हरी आज इस असेट्स को लीज पे देगा तो उसे कितने मिलेंगे? 1,99,635 यानी 1,99,635 रुपीज। इज दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल फॉर हरी? नहीं सर, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये जी के लिए बेनिफिशियल है, ना कि लीजर के लिए। दिस एग्रीमेंट इज, मतलब अभी ऑल्दो ये पूछा नहीं गया, मैं तो आपको अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूं।
So this agreement is helpful for leasee, not for leaser. करेक्ट? हाँ जी। तो बेटा एक बार लिखना क्या है, क्लियर है बेटा? हाँ, जिसको कुछ छापना है वैसे PDF में दे दूंगा, है ना। बाकी पूरे फ्री मैथ्स के अगर बूस्टर के आपको सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट गाइस, ट्राई इट फास्ट। सबसे पहले देखो कि नेहा कौन है। सर नेहा तो हमारी ऐसे देखने का नहीं, नेहा कौन है मतलब हाँ, अरे यस ऑल, हाँ जी सरकार। नेहा इज प्लानिंग टू बाय अ आईफोन बाय मेकिंग 1 लाख रुपीज फुल पेमेंट। रुक जाओ नेहा, रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारे पति की कसम होने वाले। और टू टेक अ लीज ऑफ 20,500 रुपीज इफ लाइफ ऑफ अ आईफोन इज 6 years। If life of an iPhone is 6 year at rate of 6%, is leasing is a good for नेहा। तो नेहा कौन है सर? नेहा इज अ लीजी, नेहा इज अ लीजी, नेहा इज अ लीजी, नेहा इज अ लीजी। करेक्ट? यस और नो? हाँ जी सर। नेहा एक लीजी है। अब चूंकि नेहा एक लीजी है, यहाँ पर एक सवाल आया। सवाल यह है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सवाल क्या? चाल चल तो अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम। सर जिन लोगों को ट्रिक नहीं पता है, अगर किसी बच्चे को नहीं बता देता हूँ सर, हम प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगा रहे हैं। वो है 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n+2 dt इंटू पी। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों लग रहा है? सर प्रेजेंट वैल्यू इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ये समझो, मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे के रखा है। हाँ सरकार, मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा देखा है। हाँ, मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे के रखा है। अब चूंकि मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे के रखा है, इसीलिए ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे के रखा है, इसीलिए मैं उस सारे इंस्टॉलमेंट की आज की वैल्यू निकाल रहा हूं। इसीलिए मैं उन सारी चीज की आज की वैल्यू निकाल रहा हूं कि हाँ भैया मेरे लिए वो कितना हो रहा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे विद दैट थिंग। क्लियर है? हाँ, बहुत सिंपल है। अरे हाँ भाई, हाँ। क्या है? चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 8 टाइम्स तक गया, GT इंटू 20,500 रुपीज। 1.06 8 बार तक गए सर, 8 बार तक गए, वैल्यू 0.7049 इंटू 20,500। अब सुनो, 1 लाख रुपए में वो खरीद सकती थी, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में खरीद रही है, सुनो ध्यान से, सर वो था कितने रुपए का? सर 1 लाख रुपए का था। अब वो था 1 लाख रुपए का, और अगर वो इंस्टॉलमेंट में खरीदती, अगर वो इंस्टॉलमेंट में खरीदती तो सर उस केस में उसको पड़ता है 1,08,000 रुपए का। अब आप मुझे बताओ, 1 लाख रुपए में कैश में खरीदना या फिर आज की कीमत के हिसाब से 1,08,000 रुपए में खरीदना? अरे सर 1 लाख में खरीदना चाहिए। अब क्या एग्रीमेंट फेवरेबल है? अब ये बताओ मुझे, एग्रीमेंट किसके लिए फेवरेबल? अब ये एग्रीमेंट किसके लिए फेवरेबल? लीजर के लिए या लीजी के लिए? सर दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल फॉर लीजर। दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल फॉर लीजर। समझ में आया? बोलो, ये एग्रीमेंट किसके लिए फेवरेबल है? लीजर। क्या बात बहुत सिंपल थी। मतलब सर 1 लाख रुपए का सामान है, अगर 1 लाख से महंगे का पड़ता है तो जो दे रहा है उसके लिए फायदेमंद है, और अगर उससे कम का पड़ता है तो जो ले रहा है उसके लिए फायदेमंद है। हमने लीजर में समय लगा, हमने लीजर लगाया क्योंकि आगे अगले कंसेप्ट में हमारा समय। बट दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ले रहा हूं तो मैं सस्ता चाहता हूं, और अगर मैं दे रहा हूं तो मैं कमाना चाहता हूं, यानी मैं देना चाहता हूं। क्या इतना सा कंसेप्ट है? हाँ जी सरकार, इतना सा ही कंसेप्ट। मूविंग टू द अनदर कंसेप्ट,
and now we are starting with capital expenditure. सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अबे गधो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक बार में कोई बड़ी चीज खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब समझो इस बात को, मैं किसी भी चीज को कब खरीदता हूं? सर देखो मैं आपको समझ, बस दो ऑप्शन थे, या तो मैं अभी कैमरे से शूट कर रहा हूं, या तो मैं कैमरा रेंट पे ले लूं, या मैं खरीद। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, मतलब या तो मैं उसको है ना, समझना दो मिनट, ठीक है। अब मैं उसे और स्पेसिफिक कर दूं, अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है कि मैं वो खरीदूं या ना खरीदूं। मतलब सर मान लो ये जो कैमरा है ये मुझे पड़ता है 5 लाख रुपए का। अब अगर ये 5 लाख रुपए का कैमरा पड़ता है और मुझे मात्र 4,90,000 रुपए कमा के दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का कैमरा पड़ रहा है, 4,90,000 रुपए कमा के दे रहा है, या फिर 4,90,000 रुपए सेव करके दे रहा है, कोई भी बात हो, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का कैमरा है, हाँ, अगर 4,90,000 रुपए कमा के दे रहा है, बचा के दे रहा है, क्या मैं ये कैमरा खरीदूंगा? नहीं, नहीं, नहीं। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करते हैं? हम कैपिटल एक्सपेंडिचर तब करते हैं जब हमें को खरीदना है या नहीं। मैं किसी भी चीज को कब खरीदता हूं? मैं किसी को तब खरीदता हूं जब वो मुझे उससे ज्यादा पैसा कमा है। मतलब अगर कोई 1,000 रुपए की चीज मैं खरीदता हूं और अगर वो मुझे मान लो 1,010 रुपए, 1,020 रुपए कमा के देती है, तभी मैं। अबे तो लॉजिकल है, ये तो लॉजिकल है यार, है हाँ या ना? हाँ सरकार, ये तो लॉजिकल। तो भैया मैं इतना ध्यान लगा के किसी चीज को और ऐसे ही हमें ध्यान लगाना होता है। मतलब है, अगर कोई चीज 50 रुपए की है तो मैं चाहता हूं कि मैं उससे 50,000 से ज्यादा पैसा सेव करूं। अगर मैं 50,000 से ज्यादा सेव कर रहा हूं, मैं खरीद लूंगा। नहीं सेव कर रहा हूं, नहीं खरीदूंगा। सेम प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। सॉल्व करो क्वेश्चन, सॉल्व करो जल्दी से। अरे जगनू पुल के, चलिए, राज wants to buy a camera of 50,000 रुपए। लाइफ ऑफ द कैमरा इज 7 साल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%। एक मिनट रुको, हाँ आपको पता है, एक सेकंड आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। आईसीआई की वेबसाइट पे आया, न्यू स्कीम पे आया, स्टडी मटेरियल पे आया, जानबूझ के इंटरमीडिएट पे आया, जानबूझ के एफएम पे क्लिक किया, और जानबूझ के मी वाला क्लिक किया। अब आप एक चीज, नाउ देयर इज एंटायर चैप्टर विद द नेम ऑफ कॉस्ट। समझ लो, पूरा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सब आपको इंटर एफएम में, इसलिए मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि बाद में मैं उसका फायदा उठाऊं। Raj wants to buy a camera of 50,000 rupees. Life of the camera is 7 years and cost of capital is 11%. If camera saves 10,500 every year, ठीक है, if camera saves 10,500 rupees every year, is this purchase is beneficial? कुछ नहीं करेंगे, 1.11 डिवाइड इक्वल टू 7 बोला है तो 9 बार तक जाएंगे सरकार, जीटी दबाएंगे एंड 10,500 से। ट्रिक्स है गाइस, ट्रिक्स है, जो भी आपको ऊपर दिखाई वही ट्रिक है ना। 1.11 डिवाइड इक्वल टू बार तक गया तो वैल्यू आ रही है 0.4816,584 जीटी टू 10,500। सर मशीन है 50,000 रुपए की, यानी कैमरा है 50,000 रुपए का, मुझे बचा के दे रही है मात्र 49,078। क्या मैं परचेस करूंगा? नहीं, नहीं, नहीं। परचेस, सर आप परचेस क्यों नहीं करोगे? परचेस लॉस मेकिंग पोजीशन है ना यार भाई, ये मेरे लिए लॉस मेकिंग पोजीशन है। 49,470, मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं आज के हिसाब से, और आज के हिसाब से अगर मैं इसका रिटर्न देखूं,
मेरा लॉस हो रहा है, इसीलिए मैं परचेज, बहुत सिंपल। तो लीजिंग में मैं चाहता हूं कि सस्ता पड़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहता हूं कि आदमी दोगला है कुछ भी चाहता है। बोलो खिलाशो ताजरी चाहता है। चलो फूलो खिलाशो में ताजरी चाहता है। फूलो खिलाशो में ताजरी चाहता है। आदमी चमन है चाहता। डन है। रोशनी wants to buy a mock up makeup machine of 3 lakh rupees. Life of machine is 12 years and cost of capital is 8%. If it's 40,000 rupees every year, then is it good to buy a machine? 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 12 बोला है तो 14 तक जाएंगे। हाँ जी सरकार, जीटी दबाएंगे इनटू 40 कर देंगे, सिंपल वही प्रेजेंट वैल्यू। 1.8 डिवाइड 14 तक जाएंगे बेटा, 14 तक जाने आ रही है 0.39711 डिड ही इनटू 40,000। वाओ 3 लाख रुपए की आप 3,01,443 रुपए कमा रहे हो। आप कमा रहे हो 3,01,443 रुपए, यानी आप अपनी कमाई से, आप अपनी लागत से ज्यादा कमा रहे हो क्या? हाँ। क्या आप ज्यादा कमा रहे हो? हाँ। तो आपके लिए ये फेवरेट। बोलो क्लियर है? क्लियर है? हाँ। क्लियर है? हाँ। खत्म हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, perpetuity. We are starting with perpetuity, guys. Perpetuity. अच्छा, perpetuity पता क्या होता है? What does anyone know what is the meaning of perpetuity? Perpetuity. 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 All a perpetuity. Guys, what is the meaning of perpetuity? Perpetuity का मतलब होता है, perpetuity का मतलब होता है अनंत तक, अनंत तक। ज्यादा हिंदी हो गया ना? हाँ, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, एंडलेस। सर सबसे पहली बात कि हमें ये पता क्या है, मतलब परपेचुटी का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देके रखे हैं, अगर क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देके रखे हैं, उस केस में हम उसे मानते हैं अनंत तक, एंडलेस, इनफाइनाइट। उस केस में हम उसे मानते हैं अनंत तक, एंडलेस या फिर इनफाइनाइट। सर मतलब यह है कि भैया हम लोग इसको ऐसे मान रहे हैं अनंत तक जा रही है, एंडलेस, परपेचुटी। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है आर मतलब रिटर्न, ठीक है, रिटर्न अपॉन में आई। आर मतलब रिटर्न अपॉन में आई, ठीक है, आर मतलब रिटर्न अपॉन में आई। अब मैं आपको इसको तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। A person wants to receive 5,000 rupees every year for lifetime, where rate is 8%. How much he needs to invest today? How much he needs to invest? आज उसे कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बताओ मुझे भैया, कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है? कुछ नहीं, उसे चाहिए कितने? 5,000 रुपए डिवाइड बाय 0.08, 5,000 डिवाइड बाय 0.08। सर आज उसे 62,500 रुपीज इन्वेस्ट करने फॉर द लाइफ टाइम।
अरे मतलब ये है, आज अगर मैं 62,500 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं तो हमेशा 5,000 रुपए मिलेंगे। अब आप इसको देखोगे तो कैसे कैलकुलेटर, पता है कैसे, 1005 का 8% होता है 5,000 रुपए। तो पता है कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई, मैंने आज इन्वेस्ट करे मान लो 60,500 रुपीज, ठीक है सर, आज मैंने इन्वेस्ट करे 60,500 रुपीज। अब जिंदगी भर क्या मैं 8% ब्याज कमा रहा हूं? हाँ। क्या मैं कमाऊंगा? हाँ। अब मैं जिंदगी भर अगर इतना पैसा कमा रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं जिंदगी भर इतना पैसा कमा रहा हूं, का मतलब ये हुआ बाबा, ध्यान से सुनो, का मतलब ये हुआ कि बाबा मैं 5,000 रुपए क्या हर साल विड्रॉ करूंगा? हाँ, एक तरीके से जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं विड्रॉ कर रहा हूं, बस। अब मान लो ऐसा एक और क्वेश्चन होता, अ पर्सन वांट 12,000 रुपीज every year, and if rate is 7%, फाइंड। अब आप उसे परपेचुटी भी कह सकते हो, फाइंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, आप उसे कुछ भी कह सकते हो। जल्दी गाइस, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। सर कुछ नहीं करना है, 12,000 डिवाइड बाय 0.07, सो 12,000 डिवाइड बाय 0.07, दैट इज मुझे 1,71,428.57 रुपीज मिलेंगे। क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? हाँ जी सरकार, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप लो बेटा, छाप लो बेटा, छाप लो। अगर इसमें ईयरली की जगह मंथली देके रखा होता तब क्या करते? बहुत सोचते हो तुम लोग। अबे सुनो, या तो अमाउंट को डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, या फिर रेट को डिवाइड बाय 12 कर दो। सबसे 8,000 इंटू 12, सर मुझे साल का कितना चाहिए? 96,000। अब यहाँ पे एक बात समझो, मुझे अमाउंट ये जो 8,000 रुपये दिख रहे पर मंथ दिख रखे हैं, और ये एनुअली है, दोनों को सेम बेस पे लगाना पड़ेगा ना। या तो इसको एनुअली करना पड़ेगा, इसको मंथली करना पड़ेगा। मैं ये भी कर सकता था, या फिर मैं 5/12 भी कर सकता था, मैं आपको करके। तो भैया क्या हो जाएगा, 96,000 डिवाइड बाय 0.05, मतलब मुझे 19,20,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। मेरे पास एक और ऑप्शन था, पता है क्या था? कर सकता था 8,000 और 5% डिवाइड बाय 12, क्या था? 5 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 हो जाता है 0.004166, ऐसा करता तो 8,000 डिवाइड बाय 0.004166, तब भी मेरा आंसर यही आता, 19,20,000 रुपए, बस 10-20 रुपए का फर्क आता। अब यहाँ पे बात को समझ, मेरे हिसाब से ये मेथड गलत है, मेरे हिसाब से ये मेथड सही है। हम जो भी आपका प्रिंसिपल है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब साल का 96,000 रुपए चाहिए, और साल का 5% का ब्याज मिल रहा है, सिंपल, दोनों साल का है, सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको मान लो 15,000 रुपये पर मंथ चाहिए दवा दारू के लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो अब मुझे बताओ आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बादाम खा रहा हूं, दिमाग चलेगा। मतलब 15,000 इंटू 12, 1,00,000, सर वो मुझे साल का चाहिए, डिवाइड बाय 0.12,
15 लाख रुपए एक बार में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 12% की ग्रोथ के हिसाब से 12% के हिसाब से हर साल मिलेंगे। अरे पर हर साल महंगाई बढ़ती है। सोचो 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 सोचो, क्या कंपलसरी हर साल महंगाई बढ़ती है? अरे हाँ, कंपलसरी हर साल महंगाई बढ़ती है। हाँ, कंपलसरी हर साल महंगाई बढ़ती है कि हर साल महंगाई बढ़ती है, हमें ग्रोथ चाहिए। तो एक फॉर्मूला है विथ रिटर्न अपॉन में आई माइनस कितना पैसा चाहिए अपॉन में हमारा कितना इंटरेस्ट है माइनस हमारी ग्रोथ कितनी है, रिटर्न अपॉन में आई माइनस जी। सर पर आप एक बात बताओ, आपको ग्रोथ क्यों चाहिए? अब एक बात समझो, आज अगर मुझे 10-15 हज़ार रुपए मिल रहे महीने के, शायद उसकी कोई कीमत आज से 10 साल बाद जब मुझे 15 हज़ार रुपए महीने मिलेंगे ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। मुझे हर साल पैसा ग्रोथ है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रिटर्न अपॉन में आई मतलब ग्रोथ रेट। Anshika wants to have 6,000 rupees every year with a growth rate of 5% where interest is, ठीक है, तो 0.09 minus 0.05 हो गया 6,000 डिवाइड बाय 0.04। 6,000 डिवाइड बाय 0.04, आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको हर साल 9% के हिसाब से वो हर साल आपको जो है पैसा मिलेगा 6,000 रुपये, और हर साल वो 5-5% बढ़ता जाएगा। फिर होगा 6,300, फिर ऐसे बढ़ते 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 बढ़ता जाएगा। होता है कैलकुलेशन, और आपको लाइफ टाइम 5% की ग्रोथ मिलेगी जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं। और क्वेश्चन अब मैं दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर, अ पर्सन वांट 1,000 रुपीज एवरी मंथ where he want yearly growth of 4% and rate of interest is 10%। भैया हर साल हर महीने 3,000 रुपये चाहिए, साल में आपको 4%, 10%। फूलो चाशो ताजरी चाहता है आदमी मस्त है। सबसे पहले 3,000 इंटू 12 करेंगे, 36,000 रुपये। अब आपको 36,000 रुपये चाहिए। ग्रोथ ये है, ये माइनस 0.04 हो जाएगा। टेक्निकली साल का 36,000 रुपये चाहिए, और आपको 6% का इफेक्टिव ब्याज मिलेगा। तो 36 डिवाइड बाय 0.06, आपको 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े। अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तब जाके ऐसा हो सकता है। बस बस सिंपल। क्लियर है क्या? हाँ, डन है बेटा, डन है क्या? चलो, वेरी सिंपल। हाँ, क्या बात है भाई, 3 हम लोगों ने एप्लीकेशंस खत्म कर दी है, एंड वी आर मूविंग टू द फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी सरकार, वी आर मूविंग टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एक बात समझेंगे सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट है जो आप सीए इंटर में आओगे, चैप्टर 7 में आओगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, तो आपको एक कंसेप्ट मिलेगा जिसका नाम है
जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि अगर आपने कभी गलती से आईसीआई की मॉड्यूल खोली है तो आप जाके देखना, आपको ये क्वेश्चन सीए इंटर की बुक में मिल रहा है और यही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। मतलब सेम क्वेश्चन फाउंडेशन में भी अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन इंटर में भी अवेलेबल है। सर आप ये बात हमको बता क्यों रहे हो? अबे गधो, तुमको आना है कि नहीं आना इंटर में, बेशर्मो? हाँ नहीं तो हाँ। सर वैसे बात समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय नेट प्रेजेंट? सर मैं आपको, आपने किसी बिजनेस में आज मान लो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर, है ना? आपने किसी एक छोटे मोटे बिजनेस में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर। अब क्या उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल है। तो आपने सोचा नहीं यार इन्वेस्ट तो करना चाहिए और आपने शांति से उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ा बवाल आया। सर वो बिजनेस ना आपको हर साल सेम पैसा कमा के नहीं दे रहा है। बस बोलता हूं, वो बिजनेस आपको हर साल सेम पैसा कमा के नहीं दे रहा है। सर हर साल वो सेम पैसा कमा के नहीं दे रहा है, लेकिन 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 अलग अलग तरीके से पैसा कमा के दे रहा है। मतलब थोड़ा एग्जाम्पल को छोटा करता हूं, आपने एक बिजनेस में आज 1 लाख रुपए डाले, 1 साल बाद उसने आपको 50 रुपए कमा के दिए, 2 साल बाद उसने आपको 80,000 रुपए कमा के दिए, 3 साल बाद उसने आपको 60,000 रुपए कमा के दिए। ठीक, तो आपने आज कितने डाले? 1 लाख रुपए। 1 साल बाद आपने कितने कमाए? 50,000 रुपए। 2 साल बाद कितने कमाए? 80,000 रुपए। 3 साल बाद कितने कमाए? 60,000 रुपए। अब सुनो ध्यान से, अगर अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, सर 1 लाख रुपए तो आज की वैल्यू है, क्या मुझे इस 50,000 रुपए की भी आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हाँ। क्या 60,000 रुपए जो 80,000 रुपए जो 2 साल बाद मिलेगा उसकी आज की कीमत निकालनी पड़ेगी? हाँ जी। क्या 60,000 रुपए भी जो 2 साल बाद मिलेगा उसकी भी आज की कीमत निकालनी पड़ेगी? तो हाँ भाई हाँ। तो 1 लाख रुपए जो हमें 3 साल बाद मतलब जो आज हम डाल रहे हैं वो तो 1 लाख रुपए ही है। 50,000 रुपए जो 50,000 रुपए जो 1 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की कीमत निकालूंगा। 80,000 रुपए जो 2 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की कीमत निकालूंगा। 60,000 रुपए जो 3 साल बाद मिलने वाला है उसकी भी आज की कीमत निकालूंगा। करेक्ट। और मैं देखता हूं, अगर ये कीमत 1 लाख से ज्यादा है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, और अगर 1 लाख से कम है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसीलिए यहां पर फॉर्मूला क्या बना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो आ रहा है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो गया है, जो आया है माइनस जो गया है। अब ऐसे में वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो अगर एनपीवी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो आप यहां पर भी देखोगे तो सेम वैल्यू लिखिए जो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मैं एक्सेप्ट करता हूं प्रोजेक्ट को। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो मैं रिजेक्ट करता हूं प्रोजेक्ट। वापस से बोलता हूं, अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले और 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाया तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट, और अगर 1 लाख रुपए डाले और 1 लाख रुपए से कम कमाए तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। सर ये लॉजिक तो वही कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला चल रहा है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज अ कंसेप्ट ऑफ एन्यूटी। Capital expenditure was a concept of annuity and this is the concept of compound interest या फिर net present value, सिंपल। तो एक काम करें, सॉल्व करें क्वेश्चन को, ट्राई करो एक बार सॉल्व करने। बोलो भाई। आता तो होगा सॉल्व करने। अब देखो भाई, ये हुआ 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। हाँ जी सर।
ये 1.5 लाख रुपए आपने मनीष वॉज टू इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपए इन बिजनेस where his first revenue is 50,000 rupees. First year revenue is 50,000 rupees. Second year revenue is 30,000, 80,000 rupees. Third year revenue is 70,000 rupees. Cost of capital is 12%. This decision is good. अब सुनो ध्यान से, 1.5 लाख को भी मैं कुछ मैं भी डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इससे। अब कैसे सॉल्व होगा? 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 50,000 इक्वल्स टू एम प्लस। सर कैसे 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 कैसे? अरे भैया 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू वैल्यू आ रही है 0.8928 इंटू 50,000 इक्वल्स टू एम प्लस। मतलब जो मुझे 50,000 रुपये 1 साल बाद मिलने वाले उसकी कीमत है 42.85। ये 1 साल था तो एक बार इक्वल्स टू दबाया। अब करेंगे 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 80,000 इक्वल्स टू एम प्लस। अभी देखो एम प्लस आपको यूज करने आता होगा बेटा, तो कमेंट करना, मैं एक फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर के ऊपर, वो आप देख लेना, ठीक है। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू अब वैल्यू आ रही है 0.797 इंटू 80,000 इक्वल्स टू 60 एम प्लस दबा दिया। हाँ, तो 2 साल बाद जो 80,000 रुपये मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू है 63,775.5। अब नीचे वाला 3 साल है तो क्या 3 बार इक्वल्स टू दबाएंगे? हाँ, 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 70,000 इक्वल्स टू एम प्लस। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 70,000 इक्वल्स टू एम प्लस। 3 साल बाद जो पैसा मिल रहा है उसकी आज की कीमत है 49,824.617। अब दबाओ MRC, मेमोरी रिकॉल, ये हो जाएगा 1,58,242.98। हाँ, क्या माइनस 1.5 लाख करो, तो आंसर आ रहा है 8,242.98। क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ, एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी। पर सर हमारे ना कैलकुलेटर पे आंसर नहीं आया। अब मैं एक बात बताता हूं, जितने भी लोगों के पास केसीओ का कैलकुलेटर, आपके कैलकुलेटर की एक प्रॉब्लम है, आपके कैलकुलेटर में ना मेमोरी कैशे में बिल्ड हो जाती है। तो चूंकि आपके कैलकुलेटर में मेमोरी जो है वो कैशे में बिल्ड हो जाती है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप बार बार 2 बार एमआरसी दबाओ ताकि आपकी मेमोरी क्लियर, ठीक है। अब मेरे साथ बाकी एक बार सब लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, जितने भी केसीओ वाले हैं 2 बार एमआरसी दबाओ, फिर मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है। अब मेरे साथ आ जाओ और सॉल्व करो एक बार। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 50,000 इक्वल्स टू एम प्लस। ये देखो जो जो स्टेप लिखी बेटा वही किया मैंने, 1 एम प्लस किया। हाँ, अब देखो 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू एक एक स्टेप लिख के दिए इंटू 80,000 इक्वल्स टू एम प्लस। देखो 60,775 जो भी आ रहा है वो आ रहा है। अब 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 70,000 इक्वल्स टू एम प्लस। क्या मैंने दोनों को मेमोरी प्लस कर दिया? हाँ, मैंने मेमोरी का कहा बेटा तू प्लस कर ले। अब मेरी मेमोरी ने 3 चीजों को प्लस कर दिया। अब मुझे दबाना पड़ेगा MRC, जिसे कहते हैं मेमोरी रिकॉल। ये आ रहा है 1,58,242.984691। अब बाबा होगा ये कि क्या अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ये आ गया। हाँ, क्या ये मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है? हाँ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा प्रपोजल को। बस एक और क्वेश्चन करें? हाँ सर, एक और करना ही पड़ेगा सर, ऐसे तो ना होगा, मजा नहीं आएगा। अब ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को मत देखो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन लो, आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, आपका फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 60,000 रुपए,
सेकेंड ईयर का रिटर्न है 20,000 रुपए, थर्ड ईयर का रिटर्न है 50,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। ट्राई इट वंस। तेरे सवालों का मंजर तू। Try, don't cry. चलो करें। हाँ, क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ पूरी स्टेप। 1.12 वेर इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू m प्लस 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 20,000 इक्वल्स टू m प्लस 1.12। वैसे आपको एग्जाम में तो सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इक्वल्स टू इंटू 1000 इक्वल्स टू m प्लस आरसी कर देंगे, ठीक है। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू 60,000 अरे सॉरी 1.12 लिखा जबकि 1.2 1.2 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 60,000 इक्वल्स टू m प्लस। सिर्फ आप लोगों के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ 49,998, मतलब 50,000 रुपये के आसपास। 1.2 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 20,000 इक्वल्स टू m प्लस 1388.8 है। 1.2 डिवाइड इक्वल्स टू 50,000 इक्वल्स टू m प्लस 28,935.18 MRC। सर ये हो रहे हैं 92,820। क्या ये मेरे इन्वेस्टमेंट से कम है? हाँ। अबे कोई गधा ही होगा जो इन्वेस्ट करेगा फिर। अबे कोई गधा ही होगा फिर जो इन्वेस्ट करेगा। कोई गधा ही होगा। हाँ, अबे क्यों करेगा कोई इन्वेस्ट? क्या सेंस है इन्वेस्ट करने का? भाई जब मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे कम मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? क्यों? मैंने तुम्हें त्याग दिया, ठीक है। हाँ, इसी के साथ हमारी 4 चीजें खत्म होती है। अब एकदम बेसिक चीज है ये वाली, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न 0.5। आइए स्वागत करते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का, ठीक है। देखो मैं आपको समझा, एक्चुअली नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से आप एक काम का होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, नाम है नॉमिनल रेट ऑफ। अब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल तरह समझा। बैंक ने आपको बोला हम आपको 10% का फायदा देंगे। आप खुश हो गए, बोले वाह बैंक ने 10% का फायदा दिया, वाह बैंक ने 10% का फायदा दिया, वाह 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 वाह। आप इसे चिल्लाने लगे। पता है उस साल का इन्फ्लेशन ही है 8%। बैंक ने आपको कितने का रिटर्न दिया? सर बैंक ने आपको रिटर्न दिया 10% का। इन्फ्लेशन कितना है? 8% का। आपका रियल रिटर्न कितना है? जो असली में आपका कितना पैसा ग्रो हुआ पता है? मात्र 2%। अब यहां पर समझो, ये है नॉमिनल रेट और ये है रियल रेट। तो भैया नॉमिनल रेट के अंदर हम ये देखते हैं जो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल रेट के अंदर हमें देकर रखा होता है, हाँ, नॉमिनल रेट के अंदर हमें जो देकर रखा होता है हम उसे सच मान लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल रेट के अंदर हमें जो देकर रखा होता है हम उसे सच मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया जो भी मुझे देकर रखा होता है क्या मैं उसे सच मान लेता हूं? हाँ सर मैं उसे सच मान लेता हूं।
लेकिन रियल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न है जो मेरे लिए असली में काम का है। एक बार पता है क्वेश्चन आया था, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था इसके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, परपेचुइटी के ऊपर भी था। कल जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि आपको दे दिया था कि बैंक दे रही है 10%, इन्फ्लेशन है 8%। आप बताओ अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो। अब बच्चों ने क्या किया, +10% सॉल्व कर दिया, जबकि उनको सॉल्व करना था +8% +8% से, सॉरी +2% से, ऐसा करके। बट गलती हो जाती है ना ऐसे में। तो सर रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इट इज नथिंग, अब यहाँ पे फॉर्मुला देखना, फॉर्मुला देख रहा हूं। रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, या फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। असली फॉर्मूले में रियल रेट ऑफ रिटर्न हमें निकाल, असली मेथड में हम रियल रेट ऑफ रिटर्न ही निकाल रहे हैं, बट पता नहीं क्यों हम नहीं निकाल रहे उस चीज को। इस बात का दुख मुझे भी है, बट जो है वो है भाई, क्या कर सकते ऐसा। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर निकालो, हो गया खत्म, ये नहीं कॉन्सेप्ट। किया, हाँ। A bank provides 8% on FD and inflation is 7%. What is the real rate of return? अबे 8% minus 7%, it is 1%, खत्म बात। इतना सिंपल है। अब अगर आपको बोला जाए जीडीपी है 100, नाउ फाइंड द रियल जीडीपी, 100 + 1% कर देंगे। जो भी हमें अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसके अंदर सॉल्व करने के लिए अंदर। ठीक है, सिक्स्थ एप्लीकेशन, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, बोले तो CAGR, एम बोले तो ठीक है, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सर क्या होता है ये CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट? मतलब एवरेजली हमारी ग्रोथ कितनी है। मैं आपको उसको समझाने के लिए ना फिर भी 1 मिनट लूंगा, मैं इसको समझाने के लिए फिर भी 1 मिनट लूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं आता हूँ रिलायंस के शेयर के ऊपर। ठीक है, अब मैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर पे ऊपर आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 मिनट समझना। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें दे के रखा होता है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रेट, है ना। तो कंपाउंड, देखो 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 देखो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब वो एनुअल को उठा के यहाँ पे सेल्स और ये सब लग जाता है। ठीक है, रिलायंस की पिछले 10 साल में 10% से सेल्स बढ़ी है, 5 साल में भी 10% से सेल्स बढ़ी है, 3 साल में 12% से ग्रोथ हुई है, और इस साल सिर्फ 7% से सेल्स बढ़ी है। उसका प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 10 साल में 12%, फिर 10%, फिर 6%, फिर 0%। हमें देख के समझ में आ रहा है कि सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। अब शेयर कितना बढ़ रहा है? अब ये देखो, 10 साल में शेयर 21% बढ़ा है, 5 साल में शेयर 16% बढ़ा है। क्योंकि सेल से ज्यादा शेयर ने ग्रोथ दे दी थी, इसीलिए 3 साल में वो सिर्फ 3% बढ़ा है, और 1 साल में वो 4% गिरा है। अब इसका मतलब समझोगे तो हर साल 21% बढ़ा है। वो 100 रुपए का 21 रुपए, 121 रुपए, फिर ऐसे बढ़ा है। मतलब 10 साल में 21% नहीं बढ़ा है, हर साल 21% बढ़ा है। मतलब 100 + 21% + 21% + 21% + 21%, ऐसा करने पर इतना वो बड़ा है। अब हम लोग पता है इन सब चीजों का यूज कैसे करते हैं? लॉन्ग टर्म में जितना आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना ही आपका जो है वो एक तरीके से शेयर बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो क्या इसका प्रॉफिट बढ़ा है? नहीं, इसका ये शेयर भी नहीं, है ना। अब आप देखोगे तो भैया यहाँ पर ये 12 और 21 हो गया है, मतलब ये शेयर बहुत ज्यादा, वैसे मेरे पास बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मानता हूँ रिलायंस बढ़ेगा। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत काम की चीज है। हर साल आपका ग्रोथ कितना हो रहा है ये आइडेंटिफाई करने का, ये मेजर करने का वन ऑफ द बेस्टेस्ट टूल अवेलेबल है ऑन द प्लैनेट अर्थ। बस यहां पर सवाल एक है, यहां पर ना ये फॉर्मूला देकर रखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो ये ना फॉर्मूला देकर रखा हुआ। अब इस फॉर्मूले को बोलना है तुझे सॉल्व करने वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूले को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। सर फिर हम कैसे सॉल्व? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, हाँ सरकार कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है।
सीधा सीधा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे लिए इस फॉर्मूले में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, पता है क्या? ये है मेरा प्रिंसिपल और ये है मेरा अमाउंट। बीच में मुझे परसेंटेज को प्लस कर, प्रिंसिपल देकर रखा है, अमाउंट देकर रखा है, बीच में प्लस करना है सॉल्व ऑप्शन मेथड से। 80 प्लस 10% एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे। 80 प्लस 10% एक बार, प्लस 10% दो बार, प्लस 10% तीन बार, प्लस 10% चार बार। क्या 140 आया? नहीं आया। अब लो 12%। 80 प्लस 12% एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। क्या 140 आया? नहीं सर, 125 आ रहा है। अब लेंगे 80 प्लस 15% एक बार, दो बार, चार। क्या 139, ठीक है, क्या 139.92 आ रहा है? हाँ, मैं बताऊं अगर 142 आता है, 138 आता तो भी मैं इसे ही सही। तो हम लोग इस पूरे कैलकुलेशन में करते क्या सर? हम इस पूरे कैलकुलेशन में क्या करते हैं? हम जो हमें पहला साल देख रखा है उसे हम मानते हैं प्रिंसिपल, जो हमें आखिरी चीज देख रखी है उसे मानते हैं अमाउंट, और हम ऑप्शन मेथड ले लेके प्लस परसेंट प्लस परसेंट प्लस परसेंट करते जाते। कितनी बार करते हैं उसके लिए ना हम ये बीच में से ये बना लेते हैं, लहर बना देते हैं। हर लहर का एक एक चांस है। तो भैया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बस ये सॉल्व करके आपको जिंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा। हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दिस इज व्हाट यू वांट। समझ रहे हो क्या? हाँ, लिख लो एक बार, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा मैं। मेरे सवालों का मंजर तू। अब अखरोट खाए। क्या? चलो देखो, सेल्स, ओ सॉरी, ईयर 2000, 2005, 10, 15, 20। ऑप्शन ए 5%। फाइंड द सी। मेरे सवालों पर तू। चलो डन है सर। क्या किया? अरे सर कुछ नहीं किया, 50 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, बस इतना सा ही करना था क्या? हाँ जी सरकार। तो भैया अब देखो मैं बता रहा हूं, 55, 50, 60 कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ 50 की और 73 की इज्जत है। तो 50 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, आंसर आ रहा है 73.205। मैंने आपको पहले भी कहा ज्यादा डिफरेंस भी अलाउड है, और इसमें डिफरेंस होता ही है। मतलब अलाउड है तो छोड़ो, इसमें डिफरेंस कंपलसरी होता ही है। ये ही पॉसिबल नहीं है कि इसमें डिफरेंस ना हो, इसमें डिफरेंस होता ही है। क्लियर है? हाँ जी सरकार। मूविंग टू द लास्ट, हाँ एक से, हाँ मूविंग टू द ठीक है हाँ यार, मूविंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एंड लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी, दैट इज
बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड्स। ठीक है, हाँ जी सरकार। चलिए बॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सरकार। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड कुछ नहीं बेटा, उधारी पे लेने वाली एक सिक्योरिटी वाली चीज है। इट इज नोन एज डेट सिक्योरिटी। कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, एकदम रिलैक्स जिंदगी होती है। ठीक है, हाँ करें एक बार क्वेश्चन सॉल्व। हाँ ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं करवा देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा बॉन्ड का क्वेश्चन पिछले कई सालों से कभी नहीं आया, लेकिन एक दो अटेम्प्ट से उसकी आस लगी हुई है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत है भी, वरना मैं स्किप भी करवा देता, लेकिन बहुत सारे बच्चे बॉन्ड छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, अच्छे से समझ। An investor intends purchasing a 3-year bond at 1,000 rupees per year, having nominal interest of 10%। यानी क्या आप हर साल 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए कमा रहे हो क्या? हाँ, आप हर साल 100 रुपए का 10% यानी सॉरी 100 रुपए का 10,000 रुपए का 10% यानी 100 रुपए कमा रहे हो। At what period the bond may be purchased? At what price the bond may be purchased now if it mature at par and the investor record 14% return? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। 1,000 रुपए का बॉन्ड है, मतलब आपको 3 साल बाद 1,000 रुपए मिलेंगे। अब बैंक आपको बोल रही है, या जो कंपनी आपको बोल रही है, हम तो आपको सिर्फ 100 रुपए का ब्याज देंगे सर, हम तो आपको सिर्फ 100 रुपए का ब्याज देंगे सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कितना रुपया कमाना चाहते हो? अरे भैया सर, हम कितना रुपए मतलब हम कितना रुपए कमाना चाहते हैं, मतलब आप इस बॉन्ड को कितने रुपए में खरीदने में इच्छुक हो, यह आपको बताना है आज कि भैया मैं इतने रुपए में इस बॉन्ड को खरीद सकता हूं। दैट्स इट। करे सॉल्व। हाँ, अब यहां पर एक बात समझो, आपको 1 साल बाद मिल रहा है 100 रुपए, 2 साल बाद भी मिल रहे हैं 100 रुपए, 3 साल बाद भी मिल रहे हैं 100 रुपए, और तीसरे साल आपको 1,000 रुपए का वो भी मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर, यस और नो? हाँ, मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है क्या? हाँ, तो भैया 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस। सर मन में बहुत सारे सवाल हैं, एक मिनट रुक जाओ। 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस। 1.14 divide equals to into 100 equals to m plus, and 1.14 ये 3 बार ही होगा, डिवाइड इक्वल्स टू into 1000 equals to m plus। सर एक बात बताओ, 100 रुपए कहां से आएगा? 1,000 रुपए का 10% 100 रुपए ब्याज दे रही ना, तो पहले साल भी 100 रुपए का ब्याज देगी, अगले साल भी 100 रुपए का ब्याज देगी, तीसरे साल भी 100 रुपए का ब्याज देगी, तीसरे साल 1,000 रुपए वापस कर देगी। सर ये 1.14 कहां से आया? आपको तो 14% का ब्याज चाहिए ना यार, तो आप 14% के सबसे ब्याज कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस क्या रहा है 87.71। 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस। 2 साल बाद जो 100 रुपए मिलेंगे उसके आज की वैल्यू है 76.946। 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस। 3 साल बाद जो 100 रुपए मिलेंगे उसके आज की वैल्यू है 67.497। एंड 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 1000। 3 साल बाद जो 1,000 रुपए मिलेंगे आज की उसकी वैल्यू है 674.97 MRC। मैंने आखिरी वाले को एम प्लस नहीं किया था, कोई बात नहीं, मैंने तीनों को एम प्लस कर दिया था, उसमें MRC दबा के 674 को प्लस कर 907.133। मतलब 1,000 रुपए का जो बॉन्ड है, जो मुझे 3 साल बाद 1,000 रुपए देगा, अगर मुझे उस पर 14% का ब्याज कमाना है तो मैं आज 907 रुपीज पे उसको खरीदने के लिए रेडी हूं। आज अगर मैं उसको 907 रुपीज में खरीदता हूं तो मुझे 14% का ब्याज मिल जाएगा। सिंपल सी बात है क्या? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सरकार। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय। इंपॉर्टेंट बात फिर से बता देता हूं, पूरे फाउंडेशन मैथ्स बूस्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डेली सेशन हो रहा है,
प्लीज कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ कमी, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, जो भी करना है कर सकते हैं। एंड अच्छे से पढ़ो। कल का सेशन और होगा इसी चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग जो है वो करेंगे, ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल हमारा और एक सेशन होगा इसके ऊपर, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, ताकि हमारे इस चैप्टर पे बहुत अच्छा हो। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते, चलो बाय बाय।